हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में पेज नंबर 4 की व्याख्या कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। आवेश की जो प्रकृति है उसमें आवेश संरक्षण का नियम डिटेल से बता ही दिया था। आगे चलते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से मतलब है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान सतत न होकर केवल कुछ ही मान संभव होता है, मतलब सभी मान संभव नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान रहता है, इसके अलावा संभव नहीं है। फिजिक्स में क्वांटीकरण शब्द जब भी यूज में लिया जाता है उसका मतलब यही रहता है कि उसके सभी मान संभव नहीं हो सकते, केवल पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल हो सकती है, अन्य मान संभव नहीं है। अब एक और चीज चलते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि किसके द्वारा होती है। मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा आवेश के क्वांटीकरण की पुष्टि की जाती है। इसके बारे में डिटेल से आगे बताया जाएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं कि आवेश में क्वांटीकरण की नेचर क्यों पाई जाती है। आवेश में क्वांटीकरण का नेचर इसलिए होता है कि अभी तक इलेक्ट्रॉन को मूल कण माना जाता है, जिसके कारण अपन ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े होना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते। तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने पेन को आवेश दिया, तो या तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं, या 2 के बराबर, या 3 के बराबर। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आवेश उसको 1.2 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण माना गया है। अतः इलेक्ट्रॉन के टुकड़े होना संभव नहीं है। हालांकि आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स में कुछ रिसर्च ऐसे आए हैं, उसमें ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूल कण नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्वार्क होते हैं, जिसमें अप क्वार्क होते हैं, डाउन क्वार्क होते हैं। पर ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में है और अभी तक ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, इसीलिए अभी तक आवेश की नेचर क्वांटीकरण की ही मानी गई है। अब अपन चलते हैं, क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एन जो है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं आप सभी जानते हैं, 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो आवेश के जो जो मान संभव हैं, अगर एन का वैल्यू अपन रखें 0, 1, 2, 3 ये सब रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आवेश के जो मान हैं वो 0 प्लस में प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब आ सकते हैं। अब इसी में अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आवेश का एक मान ले लिया अपन ने, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके आगे क्रॉस लगा रखा है। तो Q इक्वल टू एन ही है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, अगर अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी निकालनी हो तो फॉर्मूला बनेगा N इक्वल टू क्यू ई। किसी भी वस्तु पर कोई भी आवेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले आपको जो आवेश दिया गया है उस आवेश के आधार पर यह पता नहीं चलेगा कि वो पॉसिबल है या नहीं है। उसका तरीका होता है कि वो आवेश देने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे। तो Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। अब जैसे मान लीजिए कि Q का वैल्यू माइनस में 1.6 माइक्रो कूलाम है। आप जानते ही हैं माइक्रो में 10 टू पावर माइनस 6 होता है। तो आवेश हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको जब सॉर्ट आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है 10 टू पावर 13। इसका मतलब ये हुआ ये पूर्ण संख्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आवेश दिया जा सकता है। पर यदि मान लीजिए कि n का वैल्यू 2/3 इंटू 10 पे घात 13 आ जाए, तो ये मान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
2 को 3 से डिवाइड करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो सकती, 0.6666 ये प्राप्त होते ही चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि n का ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो जब भी अपने को आवेश चेक करना हो तो n का वैल्यू ज्ञात करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि केवल क्यों के आधार पर ये आंसर दे दें। उसके बाद में अपन चलते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो द्रव्यमान में वृद्धि हुई। अगर ऋणावेश है तो वृद्धि होगी, धनावेश है तो द्रव्यमान में कमी आएगी। अब द्रव्यमान में परिवर्तन निकालने का सूत्र है डेल्टा एम इज इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो 10⁻13 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो आ जाएगा। उससे अपन को पता चल जाएगा कि इतना आवेश दिया जाना संभव है या नहीं है और द्रव्यमान में कितना चेंज हो जाएगा। अब अपन पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 5 पे आप देखिए Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम आवेश पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए n का वैल्यू फाइंड किया। Q का वैल्यू 6.4 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप देखेंगे कि n का वैल्यू 4 इंटू 10 जो आ रहा है 9, इट इज़ पॉसिबल क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। फिर n का एक वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻14। अब आप सोच रहे होंगे कि n का वैल्यू पॉइंट्स में आ रहा है। उस समय आप गलती ये कर रहे हैं कि इसके साथ जो 10⁻17 या 14 है उसको भूल रहे हैं। ये 2 पॉइंट तो इन जो 10 हैं उनसे इजीली कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये आवेश भी दिया जाना संभव है। आगे चलते हैं। n इक्वल टू 4/3 10⁻14 ये संभव नहीं है क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 इंटू 10⁻14 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे अपन चलते हैं। आवेशन करने के अपने यहाँ फिजिक्स में 3 मेथड हैं। पहला मेथड है घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन का समझने का सबसे पहला तरीका है कि जब किसी वस्तु को जब 2 वस्तुओं का आपस में घर्षण किया जाता है तो वस्तुएं विद्युतमय या आवेशित हो जाती है। आवेशित होने का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होगी, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी वो धनावेशित हो जाती है। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इसका मतलब ये हुआ उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु को धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और किसी वस्तु को धनावेशित करना हो तो ये कभी भी ध्यान नहीं रखना या गलती नहीं करनी है कि प्रोटॉन देने पड़ेंगे। प्रोटॉन देना पॉसिबल नहीं है। आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि किसी वस्तु को यदि अपने को धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कराना पड़ता है। घर्षण का उदाहरण आप सभी जानते हैं, बाल और पेन। जब पेन को बालों से रगड़ा जाता है तो एक पर धनावेश होगा, दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन का एक उदाहरण ये हो ही गया। इसके अलावा एक गुब्बारे और बालों का जब आपस में घर्षण किया जाता है तो एक वस्तु धनावेशित होती है, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। उसके बाद में है आवेशन का दूसरा मेथड, प्रेरण के द्वारा आवेशन। इस मेथड में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि घर्षण में 2 वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, जबकि प्रेरण में 2 वस्तुओं का आपस में संपर्क होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें चित्र में आप देख रहे हैं एक चालक गोला है। चालक गोला है, ध्यान दीजिए, कुचालक नहीं, चालक। चालक का मतलब आप थोड़ा बहुत पिछले कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है। कुचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। चालकों में जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब चालकों में आते हैं। कुचालकों में आप जानते ही हैं रबड़ और ग्लास है, कांच है, ये सब आते हैं। सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में करंट आता है।
अब प्रेरण द्वारा आवेशन के डायग्राम में ये चालक गोला एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। जब इसके पास कोई धनावेशित छड़ लाई जाती है तो जैसे ही धनावेशित छड़ लाई जाती है, गोले के एक साइड में ऋणावेश आ जाता है, दूसरी साइड में धनावेश आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये चमत्कार कैसे हो जाता है, तो दरअसल ये चमत्कार नहीं है, आवेश संरक्षण का ही नियम है। होता यह है कि जब धनावेशित छड़ लाई जाती है तो धनावेशित छड़ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसको शिफ्टिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। तो एक साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटर हो जाएगा, दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिव सेंटर हो जाएगी। जब इस गोले को भूसंपर्कित कर दिया जाता है और छड़ को हटा लिया जाता है तो जो गोले पर धनावेश था वो पृथ्वी से उदासीन हो जाता है। आप कहने को यूं कहेंगे कि धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। पहले तो ये वाकई ही गलत है। उसका कारण है, धनावेश ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो कहीं चला जाए। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जो पहले ही कमी है वो चली कहाँ जाएगी? इसको समझने का सीधा तरीका है कि धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अपन यूं कहें कि धनावेश पृथ्वी में नहीं जाता है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन गोले पर आते हैं और जो धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न हुई थी उस कमी को दूर कर दिया जाता है। ये धनावेश पृथ्वी में जाना कहलाएगा। अब धनावेश इस पर समाप्त हो गया तो बचा केवल ऋणावेश। ऋणावेश बचा तो ऋणावेश इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। अब आपने इसमें देखा कि अपन ने बिना इसको स्पर्श कराए गोले को ऋणावेशित कर दिया। इसी में अपने पास नेक्स्ट पेज में और एक एग्जाम्पल है, उसमें दो गोले काम में लिए जाते हैं। मान लीजिए कि दो गोले ए और बी हैं। अब ए और बी दोनों पहले पास पास में रखे हुए हैं, दोनों ही उदासीन हैं, तो दोनों कांटेक्ट में हैं। ठीक है। जब पहले गोले के पास कोई धनावेशित छड़ लाई जाती है तो जैसे ही धनावेशित छड़ लाई जाती है तो पहले वाले गोले पर ऋणावेश और दूसरे वाले गोले पर धनावेश। इसका भी कारण शिफ्टिंग ऑफ चार्ज ही है। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर पहले वाले गोले पर शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर दूसरे वाले गोले पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही धनावेशित छड़ को हटा लिया जाता है तो अपन ये देखते हैं कि ए तो नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। जब दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाता है तो अलग अलग कर दिए जाने पर ए नेगेटिव हो जाता है, बी पॉजिटिव हो जाता है। आवेश संरक्षण का नियम अभी भी लागू है क्योंकि दोनों गोलों पर कुल आवेश पहले भी जीरो था, बाद में भी कुल आवेश जीरो ही होता है। अतः आवेश संरक्षण का नियम किसी भी प्रकार के आवेशन किए जाने के तरीके में लागू होता है। आवेशन करने का तीसरा मेथड है चालन द्वारा आवेशन, बाय कंडक्शन। इसमें सबसे पहले दो चालक गोले लिए गए हैं। ए जो है वो धनावेशित है और उस पर आवेश क्यू है। जो बी गोला है उस पर क्यू डैश आवेश लिया है और वो जीरो के बराबर है। मतलब ये है कि दूसरा गोला उदासीन है। अब अपन क्या करते हैं, पहले गोले और दूसरे गोले को एक तार से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे तार से कनेक्ट करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि पहले गोले से आधा आवेश दूसरे गोले पर शिफ्ट हो जाता है और दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर बराबर हो जाती है। तो पहले पर भी Q/2 और दूसरे पर भी Q/2। आप एक चीज़ इस समय अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, दोनों गोले समान साइज के समान धातु के होने चाहिए, तभी यह शर्त लागू होती है कि दोनों पर समान आवेश आएगा। यदि अलग अलग धातु के गोले हैं, साइज अलग अलग हैं, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि दोनों पर आधा आधा आवेश होगा। अगर उनका साइज अलग है, उनका मेटल अलग है, तो फिर वो उनकी धारिता पर निर्भर करता है। और धारिता के बारे में अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आवेशन के 3 तरीके हैं, तीनों आपको समझ में आ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब
सबसे पहले अपन चलें, जो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य बल होता है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, और पेज नंबर 7 पे आइए आप। इसमें यह है कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, इसका मीनिंग है कि Q1 और Q2 अगर दो आवेश हैं तो या तो बल की दिशा Q1 की तरफ होगी या Q2 की तरफ होगी। ठीक है, अब इसमें मैंने डायग्राम में चित्र बना रखा है, उसमें देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अपन यूं कहें, पहला पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को धक्का देगा तो प्रतिकर्षण करेगा, वो बाहर की तरफ करेगा। इसी तरह से जो राइट वाला पॉजिटिव है वो लेफ्ट वाले पॉजिटिव को भी प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोनों में बल की दिशा बाहर की ओर दर्शाई हुई है। ऐसा ही दोनों नेगेटिव चार्जेज में होगा। पर अगर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की पहचान होती है। प्रतिकर्षण बल में दोनों तीर के निशान बाहर की तरफ होंगे, आकर्षण में दोनों एरो अंदर की तरफ होते हैं। अब कूलाम का नियम लिखा ही था, सूत्र के अनुसार अगर अपन चलें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K एक समानुपाती स्थिरांक है, उसका वैल्यू 9 × 10⁹ यूनिट है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। और इसका जो मात्रक है वो निकाला जा सकता है। आप के अलावा राइट साइड में जो कुछ भी है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कीजिएगा। लेफ्ट में जैसे शिफ्ट करेंगे तो K इक्वल टू आएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, सो दैट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। K जो है वो खुद भी एक नियतांकों के बराबर होता है और जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन है, ये E जैसा ही लिखा जाता है। इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट आप निकाल ही लेंगे क्योंकि आवेश का यूनिट आप जानते ही हैं, न्यूटन का जानते ही हैं, मीटर स्क्वायर का जानते ही हैं। तो फाइनली वी गेट यूनिट ऑफ ε0 m⁻⁻1 L⁻3 एंड T4 एंड A2। अगर अपन सदिश रूप में लिखते हैं तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। सजातीय आवेश अगर हैं, सजातीय का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण को हमेशा पॉजिटिव प्लस में लिखा जाता है और आकर्षण को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। सजातीय आवेशों के लिए Q1 Q2 इनका गुणनफल मोर देन 0 होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर प्लस में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस में आएगा, जो 0 से ज़्यादा होगा। विजातीय आवेशों में आकर्षण होगा और इनका गुणनफल 0 से कम होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर नेगेटिव आएगा, सो दैट इट इज़ लेस देन 0। तो नेगेटिव में आकर्षण का बल शो होगा। और यूं अगर अपन चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आर कैप जो है उसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब हो जाएगा। ऊपर आर कैप को जब आर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब ये सदिश रूप हो गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। आज 7th पेज तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके पास शो हो ही रहा है उस पर आप दिखाएंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप उतार भी रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। तो आप जब भी नोट्स बनाएं एक बार उसकी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 7th पेज नंबर तक आज एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अब 7th पेज नंबर तक एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद में आपको 8, 9, 10 और 11 ये 4 पेज, ये जब ऑडियो आप सुने उसके बाद में 4 पेज
का मैं व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। आप एडवांस में ही उन 4 पेज के नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से ये रहेगा कि आप कॉपी सामने रखिए, फिर ऑडियो सुनिए तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जिस दिन ऑडियो सुने उसके बाद में जो 4 पेज रहेंगे या 5 पेज रहेंगे, उनका नोट्स उसी दिन बनाने हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे वीडियो ऑडियो भेज सकूं और आपको समझ में आ सके। थैंक यू।